जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये नाम सुनते ही जीनियस और विवाद दोनों याद आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने विज्ञान की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, एक फिजिसिस्ट जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाने का काम किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने अपने नेतृत्व और वैज्ञानिक कौशल से इस परियोजना को सफल बनाया, लेकिन साथ ही एक ऐसा इंसान जो अपनी ही खोज के नतीजों से टूट गया। एटॉमिक बॉम्ब के विनाशकारी परिणामों ने उन्हें गहरे नैतिक संकट में डाल दिया। ये ऐसे इस अजीब शख्सियत की जिंदगी के बारे में है, उनकी प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके करियर की ऊंचाइयों तक और फिर उनके पतन तक की कहानी। हम साइंस को दिए उनके योगदान के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुसंधान और उनके द्वारा स्थापित किए गए वैज्ञानिक मानकों को समझेंगे। साथ ही उन नैतिक दुविधाओं पर भी गौर करेंगे जिनका उन्होंने सामना किया, उनके जीवन में आए नैतिक संघर्ष और उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर विचार करेंगे। क्या वो हीरो थे जिन्होंने दुनिया को एक विश्व युद्ध से बचाया, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अनजाने में ही सही दुनिया को एक नई त्रासदी की ओर धकेल दिया? या वो विलेन थे जिन्होंने दुनिया पर एक अनकही त्रासदी ला दी? हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ओपेनहाइमर की जिंदगी ब्रिलियंस और ट्रेजेडी की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और नैतिकता के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। ये कहानी 21वीं सदी में भी गूंजती है। आज भी उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव विज्ञान और समाज पर देखा जा सकता है। उनकी कहानी हमें विज्ञान, नैतिकता और मानवीय स्थिति के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उनके जीवन के अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है, हम प्रगति के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं, और क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और इसके परिणामों की जिम्मेदारी किसकी है। ओपेनहाइमर की कहानी हमें इन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। 1904 में जन्मे ओपेनहाइमर ने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धि का परिचय दिया। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें नॉलेज की ऐसी प्यास थी जो कभी बुझती नहीं थी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन में आगे की पढ़ाई की। जर्मनी में ही ओपेनहाइमर ने थियोरेटिकल फिजिक्स के नए नए क्षेत्र में खुद को डुबो दिया। वो परमाणु के रहस्यों से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने नई खोजों और थ्योरीज को बड़ी उत्सुकता से अपनाया। उनका खुद का रिसर्च क्वांटम मैकेनिक्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रकृति पर केंद्रित था। ये ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स थे जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला देंगे। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैला, संयुक्त राज्य सरकार को ओपेनहाइमर की प्रतिभा की जरूरत पड़ी। एटम बम बनाने की होड़ शुरू हो चुकी थी। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित कर रहे थे। दांव पर बहुत कुछ लगा था। 1942 में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का वैज्ञानिक निदेशक नियुक्त किया गया। इस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम ने फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को एक साथ लाया। उनका मिशन न्यूक्लियर फिशन की शक्ति का उपयोग करना और अब तक का सबसे विनाशकारी हथियार बनाना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना ओपेनहाइमर के लिए दुविधा से भरा था। वो उस हथियार की विनाशकारी क्षमता को समझते थे जो वो बना रहे थे। वो उस तबाही से वाकिफ थे जो ये दुनिया पर ला सकता था। फिर भी उन्हें नाजी जर्मनी को हराने का कर्तव्य भी महसूस हो रहा था। उनका मानना था कि मित्र देशों को युद्ध जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान ओपेनहाइमर अपनी अंतरात्मा से जूझते रहे। उन्होंने अपने साथियों और सलाहकारों के साथ गहरी बातचीत की। उन्होंने धार्मिक नेताओं और दार्शनिकों से सलाह ली। उन्होंने साहित्य और कविता में सांत्वना मांगी। उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। वो जानते थे कि उनके काम के नतीजे आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होंगे। द डॉन ऑफ अ न्यू एज, ओपेनहाइमर्स विजन एंड डाउट्स। 16 जुलाई 1945 को दुनिया ने एटम बम की भयानक ताकत देखी। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किए गए ट्रिनिटी टेस्ट ने एटॉमिक एज की शुरुआत की। ओपेनहाइमर ने खुद धमाका देखा था और भगवद गीता की एक लाइन कही थी,
अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। बम बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के बावजूद ओपेनहाइमर जापान के खिलाफ इसके इस्तेमाल से बहुत परेशान थे। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की। उनका मानना था कि ऐसे हथियार का इस्तेमाल फिर कभी नहीं किया जाना चाहिए। उनका सपना ऐसी दुनिया का था जहां परमाणु की शक्ति का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। अ हीरोज वेलकम, ओपेनहाइमर्स पोस्ट वॉर रिकॉग्निशन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ओपेनहाइमर को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी भूमिका और योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया। उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा और युद्ध में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की गई। उनके काम ने न केवल युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, बल्कि विज्ञान की दुनिया में भी एक नई दिशा दी। वो सेलिब्रिटी बन गए, मैगजीन के कवर पर छपने लगे और खचाखच भरे हॉल में लेक्चर देने लगे। उनके लेक्चर में लोग उनकी बातों को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मान ऑनररी डिग्रीज से नवाजा और सरकारें उनसे सलाह लेने लगीं। उनकी राय और सलाह को बहुत महत्व दिया जाने लगा। ओपेनहाइमर ने अपनी इस नई पहचान का इस्तेमाल शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत करने के लिए किया। उन्होंने विभिन्न मंचों पर शांति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के नैतिक उपयोग के लिए तर्क दिया। उनका मानना था कि विज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। उन्होंने डिसआर्मेमेंट और परमाणु हथियारों को खत्म करने का आह्वान किया। उनका मानना था कि परमाणु हथियारों का उन्मूलन ही विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका मानना था कि सिर्फ कूटनीति और समझ के जरिए ही इंसान खुद को तबाह होने से बचा सकता है। उन्होंने हमेशा संवाद और समझौते को प्राथमिकता दी। द शैडो ऑफ डाउट, ओपेनहाइमर्स क्रिटिक्स इमर्ज। जैसे जैसे शीत युद्ध तेज हुआ, कम्युनिस्टों के साथ ओपेनहाइमर के पुराने संबंध और हाइड्रोजन बम का विरोध करने की वजह से उन पर शक की निगाहें गड़ गईं। मैकार्थी ईरा के दौरान उनकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस रद्द कर दी गई। उन पर सुरक्षा के लिए खतरा होने और कम्युनिस्ट समर्थक होने का आरोप लगाया गया। ये सुनवाई ओपेनहाइमर के लिए सार्वजनिक अपमान थी। इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई और उनकी विरासत पर हमेशा के लिए दाग लग गया। कुछ लोगों ने उनका बचाव करते हुए उन्हें एक वफादार अमेरिकी बताया, तो कुछ ने उन्हें देशद्रोही माना जिसने अपने ही देश को धोखा दिया था। ओपेनहाइमर को लेकर विवाद ने शीत युद्ध के गहरे राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों को दर्शाया। अ लेगेसी मार्ड बाय कंट्रोवर्सी। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जीवन 1967 में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत को लेकर बहस आज भी जारी है। कुछ लोगों का तर्क है कि वो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को फांसीवाद से बचाने में मदद की। वो एटम बम के इस्तेमाल पर उनके पछतावे और शांति के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों की ओर इशारा करते हैं। दूसरे लोग उन्हें एक दुखद शख्सियत मानते हैं जिन्होंने दुनिया पर अभूतपूर्व विनाश की ताकत अनलीश्ड की। वो बड़े पैमाने पर तबाही लाने वाले हथियार को विकसित करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उनके जजमेंट और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं। ओपेनहाइमर्स प्लेस इन हिस्ट्री, अ कॉम्प्लेक्स एंड न्यूआंस्ड व्यू। कुल मिलाकर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी एक सबक देने वाली कहानी है। यह कहानी केवल एक वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने समय की सबसे बड़ी नैतिक और वैज्ञानिक चुनौतियों का सामना किया। यह हमें याद दिलाती है कि प्रतिभाशाली दिमाग भी नैतिकता की जटिलताओं और पावर के मोह से अछूते नहीं हैं। ओपेनहाइमर ने अपने जीवन में कई बार इस संघर्ष का सामना किया और उनके निर्णयों ने इतिहास की दिशा को बदल दिया। उनकी विरासत परमाणु की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो विनाश की शक्ति और प्रगति के संभावित स्रोत दोनों ही है। ट्रिनिटी साइट पर पहला परमाणु परीक्षण इस शक्ति का प्रतीक है, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ओपेनहाइमर का जीवन और काम हमें चुनौती देता रहता है। उनके विचार और उनके कार्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विज्ञान और नैतिकता के बीच का संबंध कितना जटिल हो सकता है। वो हमें समाज में विज्ञान की भूमिका, युद्ध की नैतिकता
और अकल्पनीय शक्ति के सामने व्यक्तियों की जिम्मेदारी के बारे में कठिन सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। उनके समय में उठाए गए सवाल आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके उत्तर खोजने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करते हैं, हम ओपनहाइमर की जीत और हार से सीख सकते हैं और उनकी कहानी की प्रासंगिकता को पहचान सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी एटम बम की विरासत से जूझ रही है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि विज्ञान और नैतिकता के बीच का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।